हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। तो कल हम लोगों ने 129 क्वेश्चन देखा था। आज के वीडियो में हम लोग 130 से देखेंगे। ये हम लोग अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, उसकी सीरीज को चला रहे हैं। तो आज हमारा स्टार्ट होगा 130 से क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो विद्यापति। इसका आंसर हो जाएगा डी। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और किस रचना के आधार पर उनको मैथिल कोकिल कहा गया? तो उनकी रचना पदावली, जो पदावली है उसी रचना के बाद इनको मैथिल कोकिल कहा गया। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नवत है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि। तो ये सारे नाम किसको मिले हुए हैं? तो विद्यापति को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विक्रम की 7वीं शताब्दी में 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी है: सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये तीनों का समय भी देख लीजिए। सुखमय जीवन 1911 है, बुद्धू का कांटा का समय 1914 है और उसने कहा था 1915 है, क्योंकि समय के हिसाब से भी रचनाएं पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? सर्ग या समय? तो इसमें समय पूछा गया है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा 69। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर उलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 से पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया। तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? तो जल्हड़ ने। जल्हड़ किसके पुत्र थे? तो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा पुरानी हिंदी। इसका आंसर बी हो जाएगा, पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चित्रावली। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा, उस्मान एक सूफी कवि थे, सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में रचित है। पौम चरियु स्वयंभू द्वारा रचित है। पाहुण दोहा राम सिंह तथा भविष्यत कहा धनपाल द्वारा रचित है। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में है। विशुद्ध चरितावली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित है ना, इसको जीवन चरित भी बोल सकते हैं, के लेखक माधव प्रसाद मिश्र है। ये सुदर्शन एवं वैश्वोपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है। भाषा पांडित्य पूर्ण और मुहावरेदार है। इनकी भाषा कैसी है? तो पांडित्य और पूर्ण मुहावरेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। इसका आंसर डी हो जाएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति को।
अभी हम लोगों ने कई नाम देखे ना इनके पीछे, तो उन्हीं में से एक नाम ये है राजशेखर। तो किसको बोला गया है राजशेखर? तो विद्यापति को। इसका आंसर बी हो जाएगा। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। तो इनको इतनी सारी उपाधियां मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो इसके भी रचनाकार कौन है? विद्यापति। आंसर हो जाएगा बी। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। ये रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृति संस्कृत भाषा में। ये जो रचनाएं अभी हम लोग देखे ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका औहट भाषा में। और पदावली गोरक्ष विजय जो कि नाटक है। गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। ये किस में है? मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो पहेली और मुकरिया किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिकबारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। क्या उपेक्षित रहा है? तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हुई है या जो भी साहित्य था उसमें क्या नहीं मिलता है हमको? तो उसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डिंगल पिंगल मिश्रित, है ना, क्योंकि जो भी रचनाएं होती थी वो मिश्रित भाषा में ही होती थी। तो आदिकाल के इसका आंसर सी हो जाएगा। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल का मतलब राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, है ना। डिंगल भाषा में कौन सा आ जाता है? तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। और पिंगल में कौन सा आता है? राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये सी चंद्र बरदाई से संबंधित है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज, ये किसके बारे में कहा गया है? तो चंद्र बरदाई के बारे में। यह पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह मतलब क्या? पृथ्वीराज रासो को बोल रहे हैं। एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। रेवंत गिरि रास, इसके लेखक विजय सेन सूरी हैं। अस्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी, ये नहीं है। इसके रचनाकार जिनदत्त सूरी नहीं है, यही गलत हो जाएगा। चंदनबाला रास आसुगु। तो अस्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? तो ये जिन धर्म सूरी की है। जिनदत्त सूरी की नहीं, जिन धर्म सूरी। देखिए कितना माइनर मतलब इसमें कंफ्यूजन दिया हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। सभी रचनाएं आदिकालीन है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। रेवंत गिरि रास के है विजय सेन सूरी। और स्थूलीभद्र रास के है जिन धर्म सूरी। जिन दत्त सूरी नहीं, जिन धर्म सूरी। और चंदनबाला रास आसगु। उपदेश रसायन रास के जिन दत्त सूरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्रीधर,
है ना। अच्छा, श्रीधर अलग है, श्रीधर पाठक अलग है ना, ये दोनों अलग अलग नाम है। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदु ने परमात्म प्रकाश और जोगसार 2 पुस्तकों की रचना की। जोइंदु की 2 पुस्तक कौन कौन सी? परमात्म प्रकाश और योगसार, 2 पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृताभास हिंदी से आशय है। प्रकृताभास हिंदी से आशय है, इसका आंसर ए हो जाएगा, अपभ्रंश। प्रकृताभास हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्रकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जटमल। ये जटमल की रचना है। तो गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है। नरपति नाल कृत बिसल देव रासो 13वीं सदी में लिखा गया है। जल्हड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया था। उसको लिखा नहीं था, उसको पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। अच्छा, नाथों की संख्या 9 मानी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में नाथों की संख्या 9 ही थी, नहीं। ये 9 इसलिए मानी गई है क्योंकि ये 9 लोग उसमें मुख्य थे, मतलब इन्हीं लोगों ने प्रचार प्रसार या बढ़ावा दिया, तो इसीलिए ये इन 9 मिलता है। नाथों की संख्या को 9 माना गया है। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि ये पूरे भारत में 9 ही थे, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो जो मेन मुख्य लोग थे वो 9 थे, तो इसीलिए 9 माना गया है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, मत्स्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। और ये देखिए, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, ये तीनों सिद्ध और नाथ दोनों में ही आते हैं, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, ये सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। दोहा का कोश का संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया। इसकी रचना, दोहा कोश की रचना सरहपा ने की थी, लेकिन उसका संपादन किसने किया था? तो प्रबोधचंद बागची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता है दलपति विजय, इसका आंसर बी हो जाएगा। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाल ने बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है, तथा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसको पूरा किसने किया? जल्हड़ ने किया। जल्हड़ कौन थे? तो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो कीर्ति पताका है, पदावली भी है, कीर्तिलता भी है, लेकिन जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। पदावली रचना से ही इनको मैथिल कोकिल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरपति नाल, ए। बिसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। यहाँ देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये शिवसिंह के आश्रित कवि थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल जी का, में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था?
तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संयोगिता। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जैसी कृत पद्मावत की नायिका है। ठीक है, तो जो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, उसकी नायिका कौन है? पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का इसका आंसर डी हो जाएगा। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। आंसर इसका डी हो जाएगा। नाथ संप्रदाय में हठ योग, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, गोपीचंद। सरहपा, कुकुरिपा, सबरपा, इसमें पा लगा हुआ है ना, तो जितने भी सिद्ध है उनके नाम के आगे पा लगा हुआ है, तो उससे पहचान में आ जाते हैं कि मतलब ये सिद्ध थे। तो ये इनके नाम के लास्ट में पा क्यों लगता था? ये आदर सूचक शब्द है, इसीलिए पा। तो ये पूछ सकता है कि पा का मतलब क्या होता है, सिद्धों के अंत में, नाम के अंत में जो पा है उसका आशय क्या है? तो वो ये एक आदर सूचक शब्द है, आदर के लिए पा लगाया जाता था। गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरहपा, कुकुरिपा एवं सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल बेल किस तरह की रचना है? तो राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, इसका आंसर सी ए हो जाएगा। आदिकालीन ग्रंथ राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है, इसके रचनाकार रोडा कवि है। राउल बेल शिलांकित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो हिंदी का पहला कवि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? तो शालिभद्र सूरी को माना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है। राहुल संस्कृत्यायन ने माना है प्रथम कवि किसको? सरहपा को। डॉक्टर राम कुमार ने माना है स्वयंभू को। शिव सिंह सेंगर ने माना है पुण्य या पुंड को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है अब्दुल रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, और ये पंक्ति मिलती है उनके हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकालीन से संबंधित नहीं है? तो अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र आदिकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्याधर। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि है। जगनिक ने परमाल रासो, जिसको आलाखंड भी बोलते हैं, श्रीधर ने रणमल छंद, भट्ट, केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महाराकंद पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो ये इसके रचनाकार हेमचंद है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी महाराकंद पंक्ति के रचनाकार हेमचंद है। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है, उसी में ये लाइन है ना। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और
देसी नाम माला कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को माना है। और शुक्ल जी ने लिखा, चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्र बरदाई को माना है और प्रथम महाकाव्य किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा ही लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। इसके लेखक चंद्र बरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसको चंद्र बरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो सरहपा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोही हम डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये अमीर खुसरो की है। ठीक है, ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देख लीजिए, देसिल बयाना सब जन मिठा, ये क्वेश्चन भी पीछे हम देख चुके हैं। ते तैसन जपो अवहट्टा, ये कथन किसका है? तो ये विद्यापति की लाइन है। फिर है, प्रेम कथा यही भांति विचारहूँ, बूझी लेऊ जो बूझे पारहूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण संबंधी ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसका आंसर ये हो जाएगा। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, जिसके लेखक हेमचंद जी है। हेमचंद की अन्य रचनाएं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन है। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे। अतः हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ, तो कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा जाता है? तो हेमचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका रचना काल के अनुसार पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अनमाड़। देखिए, सरहपा का समय है 7वीं से 8वीं सदी, लुइपा का है 8वीं सदी, पुष्पदंत का 10वीं सदी और अनमाड़ का 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सही है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, ये गलत है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी सही है। सिद्धों की वानियां सांकेतिक नहीं है, ये गलत है। तो इसमें से दो कथन सही है, ए और सी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में दिया है ए और सी। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। तो शुक्ल जी के अनुसार ही तो पूछा है। जबकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वानियां सांकेतिक है। ठीक है, तो आज हम अपना क्वेश्चन यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, कल से हम देखेंगे, या एक देख लेते हैं 170 वाला। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए, पंडित सहल सत बखड़ाई देही बुद्ध बसंत 12 वरिस ले कुक्कर जिए 13 वर्ष ले जिए सियार, ये किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की है। तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 किस में दिया है? ए का 4 तो किसी में दिया ही नहीं है, हम ही गलत है क्या? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए का 2। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, एक
काव्य पंक्तियाँ और रचनाकार। पंडित असद बखड़ई दे, इसका आंसर ए दिया हुआ है, सरपा है। 12 वर्ष को, ये जगनिक का है, ओ जगनिक का पंक्ति है। बड़े कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आदि, ये विद्यापति की है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म मुँह हमारा, ये रैदास की है पंक्ति। रैदास की भी पंक्ति दी हुई है। डी का 5। तो आज हम अपना क्वेश्चन यहीं पे रोकते हैं। कल से देखेंगे हम लोग 171 से 170 पे रोकते हैं आज। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों का, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पहली बार आपको मिला है ये, तो इसके पीछे जितने भी वीडियो डाला हुआ है उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही। तो ये अभी हम लोग आदिकाल का क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आदिकाल से, वो हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, है ना। तो आप लोग उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। बाकी मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।